संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है कीर्तिमान एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे आप सब लोग? बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और मस्त हैं। तैयारी आपकी शानदार, जानदार, जबरदस्त चल रही है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस बार आर या पार। तो इसी बात पर उदय सीरीज की आज के सेशन की हम करेंगे शुरुआत। जैसा हम डेली करते हैं वैसा ही आज भी होगा, यानी आप मेरे साथ सवालों के जवाब देते चलेंगे और हम फटाफट थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। आज का थोड़ा सा सेशन डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट इस मामले में रहेगा कि हम जरा फटाफट क्वेश्चन पर चलते चलेंगे, तो आपके आंसर हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन क्या उत्तर दे रहा, आप ऐसे कंटिन्यू उत्तर देते रहेगा और लास्ट में हम मुलाकात करेंगे आपसे, माय डियर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। चलिए आप अपना जोश और उत्साह ऐसे ही बना के रखिए। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है और जवाब भी आपको ही देना है। तैयार हैं? देखिए भाई, सवाल में कुछ शब्दावलियां आपको दी जा रही हैं। सूची 1 और 2 का आपको मिलान करना और बताना इनमें से उत्तर आपका क्या होने वाला है। तो जैसे आपने देखा, एक शब्द आपके लिए प्रयोग किया गया, आमिल। माय डियर, अगर इन मुगल कालीन शब्दावलियों से आप परिचित होंगे तो आपको याद होगा कि मुगल काल में आमिल शब्द का मतलब होता था राजस्व संग्राहक, यानी ए के साथ 3। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, देखो सारे कैंसिल हो गए। एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ आंसर क्या हुआ। शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं आप लोग, और इसी तरह जोश और उत्साह बना रहना चाहिए। माय डियर, आप सबको मिला लो एक बार। बक्काल, बक्काल किसे कहते थे? तो ये व्यापारी हो जाएगा। पाही का मतलब हुआ अनिवासी खेतीहर होगा। कुलकर्णी कौन होगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण लेखाकार। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए ये लीजिए अगला सवाल। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो फिर से एक बार आपको सुमेलित करना होगा, और अगर आप सुमेलित करेंगे मुगल कालीन इन शब्दावलियों को तो आपको एक बात समझ में आएगी। मलिक उत तुजार, मलिक उत तुजार होता कौन था? अगर ये आपको याद होगा तो आप झट से कहोगे सर ये व्यापारियों का मुखिया हुआ करता था मुगल काल में। मलिक उत तुजार, व्यापारियों का मुखिया, यानी ए के साथ में हमें क्या लेना है? 4। ए के साथ 4 है तो ऑप्शन ए, बी, डी सारे कट गए। देखिए भले ही अच्छे लेवल के सवाल हैं, लेकिन एक या 2 जानकारी पर आपके प्रश्नों के उत्तर निकल आते हैं, और ये बात पिछले आप 56 क्लास से देख रहे हैं। आज ये 57वीं क्लास चल रही है आपकी। माय डियर, अब 1 सेकंड की देरी किए बगैर विश्वास शब्द के बारे में सोचोगे तो आपका अक्सर जमीन की पैदाइश की एक छोटी इकाई हुआ करती थी। मैं कहूंगा हाँ। कुशल क्या था माय डियर? तो कुशल एक रिहायशी किला हुआ करता था। और मावाश एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान रखना। मावाश, मावास कहते थे किलेबंद गांव को। अगर कोई गांव किलेबंद है तो उसको मावास कहते थे। आंसर आपका सी हो गया है। बहुत बढ़िया, अगला उत्तर दीजिएगा। देखिए जब आप इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो यहां जितनी चीजें हैं, इन मकबरों को आप लोगों को कालक्रम के हिसाब से अरेंज करना है। कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करिए और उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप गौर करें माय डियर, तो यहां लिखा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती साहब का मकबरा, फिर आशफ खान का मकबरा लाहौर वाला, अतगा खान का मकबरा दिल्ली में है, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। इसमें बिना संकोच के आप कहो सर इसमें सबसे पहले अतगा खान का मकबरा बनेगा। तो अतगा खान का जो मकबरा होगा सबसे पहले, जो चारों लिखे गए उनमें 3 सबसे पहले होगा। तो आंसर आपका अपने आप क्लियर आ जाएगा। इसमें सारे ईयर आपको याद है माय डियर। अगर अतगा खान 1566-67 होगा तो सबसे पहले अतगा खान का हो जाएगा। 3 अतगा खान के बाद कौन आ जाएगा? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, जो कि अकबर के द्वारा बनाया जाएगा। और इसके बाद में अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर के देखरेख में इसका हो जाएगा निर्माण। इसके बाद में आशफ खान का मकबरा लाहौर में। आशफ खान याद ना, खुर्रम के ससुर जी। तो ये आपका खुर्रम यानी शाहजहां। तो आंसर आपका सी हो चुका है। चलिए इस सवाल की तरफ बढ़िए और इसका उत्तर अच्छे से दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल का भवन,
तानसेन की बारादरी, खाने खाना का आवास स्थित है। मुझे लगता है ये नाम याद आते ही आपको फतेहपुर सीकरी की याद आ गई होगी। तो बिना देरी के आप फतेहपुर सीकरी यहाँ पर अपने आंसर को कर सकते हैं। फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे गुजरात विजय की याद में अकबर के द्वारा सीकरी का नाम फतेहपुर किया गया, और एक बुलंद दरवाजा का भी निर्माण, अनेकानेक इमारतें यहाँ पे बनी हैं, चाहे इबादत खाना हो, बीरबल भवन हो, तानसेन की बारादरी हो, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा हो, तमाम इमारतों का निर्माण अकबर के द्वारा यहाँ पर कराया गया। आगरा, तो आगरा की स्थापना कौन करेगा? तो आपको याद है 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा। दिल्ली या ढिल्लिका, इसको किसने बसाया? तो तोमर राजवंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई। लाहौर, आपको पता है महाराजा रणजीत सिंह की प्रमुख राजधानी रही है। तो भाई चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। इसमें लिखा कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? अकबर के शासन में दाम ने धीरे धीरे तांबे के टंगे का स्थान ले लिया। तांबे के टंके का स्थान ले लिया, यह सही है। दाम को पैसा के नाम से भी जाना जाता था, यह भी सच है, यह भी सच है। आधे दाम को अधेला कहा जाता था, यह भी सच है। अकबर ने 1 रुपए के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि ये जो दाम था रुपए के 40वें भाग के बराबर था, तो 1/40। लेकिन कहता कि वास्तविक भुगतान के उद्देश्य के लिए मानक बन गया, ये बात सच नहीं है। इसी नाते ये गलत हो जाएगा, और जो गलत होगा वह उत्तर होगा। बोले मेरे प्रोफेसर, बोले मेरे प्रोफेसर साथियों, कैसे सब लोग? ठीक ठाक, बढ़िया चल रहा, शानदार। आज इसी स्टाइल में चलते हैं, ठीक है ना? बस आप ऐसे लगातार आंसर करते रहिए। बहुत बढ़िया उत्तर आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा जोश और उत्साह बना होना चाहिए। और अगर एक बार आप लाइक करना भूल गए तो जल्दी से लाइक, और दोस्तों तक करिए शेयर। अब आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग उदय सीरीज में। 31 नंबर का सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने टिप्पणी की थी कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सरायों का निर्माण करवाया? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? तो ये फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ये जब अपने आप आंसर याद हो तो बोलने की जरूरत नहीं है। फ्रांसिस्को पेलसर्ट यानी एफ पेलसर्ट ने ये बात कही थी, ठीक है ना? चलिए भाई, अब हम आपको एक अगला प्रश्न दे रहे हैं, और जरा इस प्रश्न का उत्तर एक बार आप लोग पहले कोशिश करिए। मैं थोड़ा 10 सेकंड का समय आपको देता हूं। शाबाश मेरे बहादुर साथियों, बताइए यहां तक के सवालों में किसी कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बढ़ते हैं। और जितने एंशिएंट हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर देने वाले हैं, जल्दी ही आपका सेशन लेके आ रहे हैं, तो आप चिंता ना करें। यहां पे इस प्रश्न के बारे में बात तो करनी पड़ेगी। कहते हैं कि नूरजहां से शादी, नूरजहां मतलब मेहरुन्निसा, इनकी मां का नाम अस्मत बेगम। तो नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन के प्रति उदासीन हो गया, प्रशासन के प्रति उदासीन हो गया, ये बात गलत है। क्योंकि जिस वक्त नूरजहां से जहांगीर की शादी हो रही है उसकी उम्र 43 ईयर्स थी, 43 वर्ष। वो उदासीन नहीं बल्कि बिलासी हो गया। अब आप बिलासी का मतलब समझते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं कोई प्रशासन छोड़ के बैठ गया। अब आप कहेंगे सर वो तो कहता है कि बेगम से हम इतना चाहते हैं कि बस हमें एक पाव गोश्त और एक प्याला दे दे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये उसकी विलासिता को प्रदर्शित करता है, ऐसा नहीं कि उसने बादशाहत छोड़ दिया हो। तो इस नाते ये गलत होगा, ये गलत होगा। आप इतिहास के एक विद्यार्थी इस लिहाज से देखना। 1611 में तो शादी हुई थी। 1611 से 22 के दौरान नूरजहां ने अपना एक अलग दल या जुंटा गुट बना लिया था, और वो काफी ताकतवर हो गई थी, ये बात सही है। बादशाह के साथ झरोखा दर्शन देने लग गई थी, राजकीय फरमानों में उसके भी हस्ताक्षर होने लग गए थे। सारी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं। तो उत्तर हमारा होगा विकल्प डी। बोलो हो गया। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल, इसका उत्तर जरा एक बार सब लोग देंगे, फटाफट देंगे। क्या उत्तर देने वाले हैं आप? सोचिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद, गर्दाबाद का मतलब धूल गर्द वाला शहर, जहन्नुमाबाद, नारकीय शहर कह करके उसका अपमान किया था, तिरस्कार किया था। अब जहांगीर ने इतना
इतना मतलब बुराई किस शहर की थी? तो आपको याद अगर आता है तो बताओ, जल्दी करिए, मैं वेट कर लेता हूं। अहमदाबाद, मांडू, जौनपुर या गौड़? सुना आपने? क्या सुना? जहांगीर ने अहमदाबाद में एंट्री करी तो बोला, अरे यार ये तो गर्दाबाद है, धूल गर्द वाला सर, बेकार है, जहन्नुम है ये नगर, नारकी है, मतलब इसका कह के बड़ा अपमान किया। तो यानी ये अहमदाबाद के बारे में जहांगीर ने ये बात कही थी। चलिए भाई, अगला सवाल ये रहा आपका। मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार की दंड पताकाएं दिया करते थे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस दंड पताका को इस सूची में शामिल किया था? अलम को, तुमान तोक को, छत्र तोक को या माही मरातिब को? तो माही मरातिब आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यहां मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आपको बताना है। सभी लोग बताएं, क्लास बढ़िया चल रही ना? कोई परेशानी किसी को अगर है तो तुरंत कमेंट करके बताइएगा। देखिए मेरे दोस्त, हिंदुओं को, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आपको जल्दी से बताना कि कौन सा मुगल बादशाह का है ये। तो हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग बनाया था किसने? एक पृथक विभाग बनाया था किसने? वो कौन सा मुगल बादशाह है? आप उत्तर देना, मैं नहीं बताऊंगा खुर्रम, क्योंकि जैसे मैं कहूंगा खुर्रम आप तुरंत कह देंगे सर शाहजहां, और मुझे कहना पड़ेगा कि बिल्कुल सही है जवाब। तो माय डियर, इस पॉइंट को भी याद रखना कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक अलग विभाग बनाया था किसने? शाहजहां ने। बात समझ रहे हैं? ये काम औरंगजेब भी नहीं कर पाया, लेकिन शाहजहां ने कर दिया था। खैर, आगे हम बढ़ते रहेंगे। अगला सवाल, इस सवाल में अंग्रेजों के द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई संधियों को आपको कालक्रमानुसार सजाना है। यहां कुछ संधियां दी जा रही हैं, आपको उत्तर देना है। जैसे मैं कहता हूं सालबाई की संधि, आपको याद आता होगा सर 1782 में हुई थी, मैं कहूंगा यस माय डियर। बशीन की संधि, क्या बात है भैया, 1802 1802 में। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में, जिसने मैसूर राज्य का सब कुछ लगभग छीन लिया। और इलाहाबाद और कड़ा की संधि, बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद की दो संधियां। तो मैं 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 लिखने की बजाय सीधे 1765 लिख देता हूं, सारा काम हो जाएगा। माय डियर, इनको कालक्रम के हिसाब से हमें सजाना था, तो हमने कालक्रम बता दिया। अब आप बताओ, इनमें सबसे पहले आपको लगता है कौन आएगा? बताइए बताइए। तो आपका आंसर सबसे पहले 1765 आएगा। तो सबसे पहले 4 होना चाहिए, 4 जहां ना हो वहां आप ही मत रहो, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है और वो पहला होगा, और पहला ऑप्शन ही आपका आंसर क्लियर करेगा। ठीक है, चलो आगे। बहुत अच्छे, ये लीजिए, इस सवाल को जरा करिएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक सवालों में 3-3 सवालों का जवाब है। अब एक सवाल में 3-3 सवालों का जवाब है, और इस सवाल को अगर आपके पास डेटा है तो ठीक है, नहीं तो डेट वाइज आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि बदली परिस्थितियों में सवालों के फॉर्मेट ऐसे ही होंगे। तो आप देखिए, यहां कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट द्वारा अस्तित्व में आया वो कब पारित हुआ था? अगर आपको तारीख याद होगी तो आप कहो सर जनवरी में पारित हुआ था, तो यानी वो तारीख थी 24 जनवरी, ईयर है 1857 1857 को पारित हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट की बात करें तो माय डियर ये जुलाई में पारित हुआ था, तो आप कहो सर ये 18 जुलाई 1857 को आया था ये। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट की बात करेंगे तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर 1857 को। इस प्रकार से आपने गौर किया होगा तो आपको उत्तर मिलेगा विकल्प सी। बोलो हो गया। मैंने कहा 3 सवाल, हाँ जी बिल्कुल। अगर कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई
तो आप कहोगे 24 जनवरी 1857 की। बॉम्बे की 18 जुलाई 1857 को। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे कि सर ये हुई थी 5 सितंबर 1857 को। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, 3 विश्वविद्यालय बन गए। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। इसका उत्तर आप सबके कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। 2 सवाल के बाद मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, जल्दी जल्दी करिए। बहुत बढ़िया, देखिए कौन कौन आंसर दे पाता है इसका। क्या बात, कितना खूबसूरत सवाल है, एक बार जरा तारीफ करिए तो। जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानूंगा जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सोचिए, ये कौन वो महान हस्ती है जो उन गद्दारों की तरफ इशारा कर रही है कि उन्होंने यानी आपके खून पसीने की कमाई से उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन सिलेक्शन के बाद वो भूल गए। और ऐसे भारत में एक बड़ी संख्या है पढ़े लिखे लोगों की, और ये महान सोच एक महान आत्मा ही सोच सकती है, जिसके पैदा होने पर भारत को गर्व है और उनकी पहचान स्वयं से है। और इतना ही नहीं, धरती का वो वीर सपूत जिनके माता पिता की पहचान उनके बेटे से है, ऐसे परम सौभाग्यशाली सपूत का नाम है स्वामी विवेकानंद। उत्तर दिया क्या आपने स्वामी जी को? तो स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने माता पिता के साथ साथ अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को भी अजर और अमर बना दिया और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। ठीक है, ये उत्तर हो गया। मैंने आपसे पूछा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो कहा था 2 सवाल के बाद दूंगा जवाब, लेकिन आपका उत्तर जरा धीरे धीरे आ रहा है, और तेज बढ़ाइए तो तब तक मैं अगला सवाल करा के फिर बोलूं। मैं भूला नहीं हूं दोस्त। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? लूट लीजिए, खुल्लम खुल्ला लूट मचाइए। भाई सवाल का उत्तर तो हर किसी को पता है, 1 सेकंड में उत्तर आना चाहिए। अभी तक उत्तर नहीं दिया आपने। 1920 कब हुई स्थापना? 1920 में हुई एटक की स्थापना। अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आना चाहिए। अध्यक्ष आप बताओ। उपाध्यक्ष मैं लिख देता हूं, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और तेज आंसर करिए मेरे प्रोफेसर साथियों। जोसेफ बैप्टिस्टा, तो जोसेफ। अध्यक्ष आप बताओगे? जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष आपने किसको बताया? मैं देख लेता हूं जरा। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। हो गया ना सबका? और जो 1929 में हुआ था, जो 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नागपुर में हुआ था। जब ये नागपुर में हुआ था तो वहां पर अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल सही बात। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की स्थापना वाला सवाल हमने पूछा था। आप में से हमारे कई साथियों ने उत्तर सही दिया, उसने प्रयास ही नहीं किया, तो किसकी मैं तारीफ करूं? फिलहाल उत्तर देता हूं 1887, 1887, यानी यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो बहुत बढ़िया, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कहता है कि भारतीय प्रेस से संबंधित कानूनों को कालक्रमानुसार हम लोगों को व्यवस्थित करना है। माय डियर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब आया था? तो आपने अगर पढ़ा है तो बोलोगे सर 1904 में आया था। द इंडियन प्रेस एक्ट कब आया? आप ही बता दो। तो 1910 में आया भाई। रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11, ये कब आया? ये 1867 में आया है। द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931, बोलो हो गया। तो भाई इसमें तो सबसे पहले 1867 आएगा। 3 3 3 कहाँ हो? 3, अरे मेरे 3 यहाँ है, विकल्प डी आंसर करेक्ट। ठीक है, चलो आगे आपसे पूछ रहा हूं। बहुत बढ़िया, अगला सवाल। महायुद्ध, भारत का सहयोग सुनिश्चित, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए किस वायसराय ने अगस्त
ऑफर को प्रस्तुत किया था। तो ये उस समय बात 1940 की है, अगस्त ऑफर 1940 की है। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 1945 में समाप्त हुआ। शुरुआत में आप देखें ब्रिटेन की हालत बड़ी पतली थी, पतली गली से निकलना चाहते थी। तब भारतीयों के सहयोग की इनको बहुत याद आने लगी। तो उस समय भारत में वायसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए मैं इस प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। लिखा है कि भारत ने किस राष्ट्र से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी प्राप्त करी है? तो ये तो सबको याद होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। यहां तक सबका बढ़िया चल रहा है, कुशल मंगल चल रहा है, शानदार चल रहा है सबका। चलिए भाई, तो अपने सवाल के आगे हम बढ़ते हैं। ये लीजिए प्यारा सा सवाल, भूमिपुत्रवाद। इस सवाल में एक नयापन है, सो मैं चाहता हूं कि आप इसे इंपॉर्टेंट करके टिक करें। और इसका मतलब क्या? राष्ट्रवाद है, इसका मतलब क्षेत्रवाद है, पर्यटनवाद है या उद्योगवाद है? भूमिपुत्रवाद सिद्धांत का मतलब है क्षेत्रवाद से। किससे? क्षेत्रवाद से है। चलिए भाई अगला सवाल करिएगा। यहां पे कहता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा करी थी। क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा किया कब? रंगून के पतन के तुरंत बाद। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई थी, करारी हार हो गई थी। यह बात बिल्कुल सही है, और जब ये बात सच है तो आंसर आपको ए चुनना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, अगला सवाल ये रहा आपका। इस सवाल का जवाब देना। 1791-92 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बर्नार्ड शॉ, जॉन रस्किन है, सिडनी वेब नहीं, थॉमस पेन ने लिखी है। थॉमस पेन ने लिखा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर देना। कहता है कि इनमें से कौन सा पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? कौन सा इसमें पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है, ये आप सबको बताना पड़ेगा। अब इसमें पहला कहता है एक साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथा लेखन का आरंभ हुआ। हाँ, ये तो सही है। देशी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज में धर्म निरपेक्षता की प्रक्रिया को तेज किया। हाँ, किया। पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया। अरे नारे बाबा ना, बढ़ाया नहीं, घटाया। इसीलिए तो आया था, चर्च के प्रभाव से लोग तंग आ गए थे, तो बढ़ाया नहीं घटाया, यानी ये गलत हो गया। इसका टिकाऊ पाठ ये था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए है और सिर्फ अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। ये बात भी सच है गालिब। तो यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। बोलो हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर आ जाइएगा, और ये बहुत खूबसूरत सवाल है, जरा इस पर देना ध्यान। कहता प्रबोधन काल का दार्शनिक कौन नहीं है? प्रबोधन काल का मतलब समझ रहे होंगे आप, या ज्ञानोदय का युग। प्रबोधन काल या ज्ञानोदय युग एक ही बात है। यानी जब आपको ये बात समझ में आ जाए क्या सही है क्या गलत है, वो बात यहाँ से जुड़ी है। यूरोप का वो समय कब था प्रबोधन काल का? तो लगभग 1650 में प्रबोधन काल प्रारंभ होता है और 1780 तक चलता है। यानी देखिए, ये सिर्फ भारत नहीं, हर जगह पर धार्मिक विसंगतियां माय डियर। तो इस नाते ये प्रबोधन काल हो गया। और ये प्रबोधन काल के जो दार्शनिक हैं, डेनिस दिदरो, रूसो, डेविड ह्यूम, ये सारे महान दार्शनिक उस वक्त के हैं। बट प्रबोधन काल से जुड़े हुए हर्बर्ट स्पेंसर नहीं हैं। ठीक है, चलिए ये लीजिए अगला सवाल। इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आप पढ़ेंगे। देखिए हिस्टोग्राफी का जुड़ा हुआ प्रश्न है। लिखता है इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है। अंतहीन संवाद है। आप जल्दी कमेंट करके बताओ ये स्टेटमेंट किसका है।
लॉर्ड एक्टन का है, या फिर E.H. कार का है, या G.R. एल्टन का है? आप जल्दी बताएंगे। तो मैं बता दूं, अंतहीन संवाद वाली बात E.H. कार ने कही है। ये किसका है? E.H. कार का है। ठीक है ना? ओके। यहां पे एक नाम लिखा है लियोपोल्ड वान रांके। अब इनको इसलिए मैं अचानक बताने लग गया हूं क्योंकि अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई बताओ आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं। तो रांके को आधुनिक आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। आधुनिक इतिहास का जनक किसको कहेंगे? तो वान रांके को। एक बात आपकी क्लियर हो गई माय डियर। दूसरी बात है, रांके को आधुनिक इतिहास का कोलंबस किसने कहा? किसी को पता बताए। आधुनिक इतिहास का कोलंबस तो याद होगा ना। कोलंबस किसने कहा है? आप हमें बता दो किसने कहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉर्ड एक्टन ने कहा। किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन ने। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। अगर है तो नहीं है, सब कुछ ऐसी जिंदगी चल रही है, तो जैसे अब तक गुजरी है आगे भी गुजर जाएगी, चिंता मत करिए। ठीक है, नए सुधार कर लीजिए। तो माय डियर, यहाँ पे आपको उत्तर होगा E.H. कार। हमने दिया अगला सवाल। आते आते हुजूर आज सेशन के समापन की तरफ चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आज नाम नहीं क्यों ले रहे? अरे ले तो रहे भाई, आज तो शुरू में ही मैंने कहा था ना आपसे कि आज का सेशन ऐसे ही चलेगा। अब आप समझ गए होंगे बात को, तो बहुत अच्छे हैं आप। देखिए भाई, इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मेरे भाई, इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वस्तुनिष्ठ सत्य को बताए। सही बात है। तो इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वजह से वकालत कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है, बल्कि मृत लोगों के प्रति भी वो जवाबदेह है। ये बिल्कुल सच है। इसी नाते मैं कहता हूँ इतिहासकार की जो भूमिका है ये बाकी विषयों के विद्यार्थियों से कहीं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना? ओके। इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए, यह बात बिल्कुल सच है। सो यहाँ पे हिस्टोग्राफी का ये जो सवाल था उसका उत्तर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है माय डियर? ओके। अब हमने दिया अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया कि ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। सच है, सच है भाई। दूसरा, ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं। यह भी सच है, लेकिन सही व्याख्या नहीं होगी क्योंकि दोनों बातें अलग अलग स्थितियों में सत्य हैं। तो आंसर आपका विकल्प बी होगा। और आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना चाहिए। माय डियर, एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, यानी उनकी पुस्तकें हैं। कार्य का मतलब इनकी पुस्तकें हैं ये। चलिए, अब आप इनका जवाब दे सकते हैं, चाहे तो, ना चाहे तो कोई बात नहीं। देखिए भाई, इसमें पहली पुस्तक है विल्थम डेल्थी की। जो विल्थम डेल्थी महोदय हैं, इन्होंने किताब लिखी थी। कौन सी लिखी थी बताना? तो ये है हार्मेनेटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। बहुत बढ़िया। ए के साथ 3, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया, कोई बात नहीं। फिर है G.R. एल्टन। तो G.R. एल्टन ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। सो 4 होना चाहिए, 3 के बाद 4 होगा। और ये कौन है साहब? फ्रैंक एंकरमिस्ट ने किताब लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे 1 आएगा। एंड थॉमस कून ने जो किताब लिखी उसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। इट मीन्स यहाँ पे 2 होगा। सो आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा।
ऑप्शन सबका डी आएगा। तो एक बार बता दीजिए आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत ही पेशेंस और धैर्यपूर्वक शानदार तरीके से आंसर भी किया है और चीजें हम लोग समझते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। एक बात तो आप जानते हैं, हमने आपसे बात कह रखी है, तो आपकी क्लास डेली होगी, कीमत कुछ भी पे करनी हो। अब पे करने का मतलब ये था माय डियर कि देखिए हम कह रहे हैं कि अगर हम कभी किसी काम से बिजी भी रहेंगे तो भी आपकी क्लास जाएगी, वो भले क्यों ना आपको वीडियो फॉर्मेट में देना पड़े। आपकी रेगुलरिटी को हमने मेंटेन रखा। मेरे प्यारे दोस्त, अब इसके बाद डेली की तरह आपको अपने दूसरे चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पर आना है और वहां पर अपनी राजनीति विज्ञान और रात के 10:15 बजे वाली आपको पॉलिटिकल इतिहास एनसीईआरटी वाली क्लास पढ़नी है। अपना ये क्लास कल शाम को 7 बजे फिर से हम आपसे लाइव मिलेंगे। आप सारे साथियों के नाम और सम्मान के साथ जबरदस्त होगा संवाद। आज के सेशन को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।